हेलो दोस्तों, आज हम पीजीटी, टीजीटी और जितने भी बायोलॉजी से रिलेटेड एग्ज़ाम्स हैं उनकी जो क्वेश्चन सीरीज़ है इसके अंतर्गत न्यू चैप्टर का शुरुआत करेंगे जिसका नाम है श्वसन, रेस्पिरेशन। तो स्टार्ट करते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द कार्डियक आउटपुट। किस में लेना चाहते हैं ये? इन लीटर पर मिनट of a heart that has a stroke volume 0.07 liter per minute and is beating at a rate of 90 per minute। तो कार्डियक आउटपुट निकालने का जो सीधा फार्मूला होता है दोस्तों, वो होता है स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट बीटिंग रेट। स्ट्रोक वॉल्यूम इन्होंने क्या दे रखा है कि एक बार जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तो 0.07 है ना लीटर पर मिनट ब्लड निकलता है हार्ट से बाहर। तो हमारा जो हार्ट होता है वो 72 टाइम्स ये धड़कता है ना। तो उस बेस पे अगर हम देखेंगे तो कितना आना चाहिए, क्या बोला है इसने? विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट निकालने की जो बात कर रहे हैं उसके बाद देखते हैं। तो जो कार्डियक आउटपुट होगा 72 मिनट के हिसाब से वो क्या होगा, वो आपका 72 इंटू आप करेंगे कितना, 7 करीब आता है 4.9 के आसपास समथिंग, यानी कि 5 लीटर के आसपास का आता है। तो यहाँ पर अगर किसी का दिल 90 बार धड़कता है 1 मिनट में, तो क्या करेंगे हम? कार्डियक आउटपुट इंटू 90। तो जो कार्डियक आउटपुट जो एक बार दिल ब्लड को बाहर निकाल यानी कि पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है, तो उसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.07 इंटू 90। तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपको मिलेगा क्या, 6.30। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, 6.30 इसका आंसर आएगा। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? बी होगा। तो 1 मिनट में लगभग कितना जो हार्ट है कितना ब्लड सप्लाई करने की कैपेसिटी रखेगा? 6.30 लीटर ब्लड सप्लाई करने की कैपेसिटी रखता है ऐसा हार्ट। अगला क्वेश्चन है, ड्यूरिंग एक्सरसाइज पैंटिंग इज ड्यू टू। पैंटिंग होता है यानी कि थकावट की वजह से होता है, सीवरिंग की वजह से होता है, या ऑक्सीजन डेप्थ की वजह से होता है, या मस्कुलर एट्रोफी की वजह से होता है। तो जो पेंटिंग होता है दोस्तों ऑक्सीजन की कमी से होता है। जब हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो हमारी जो मसल्स होती हैं, बॉडी की सेल्स होती हैं, उनको ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, जिसकी वजह से हमारा जो ब्रीदिंग होता है, सांस जो होती है वो बढ़ चुकी होती है। फिर भी अगर वो सफिशियंट नहीं है तो हम क्या देखते हैं कि पेंटिंग की जो एक्टिविटी वो शुरू हो जाती है। क्या होता है इसमें? ड्यू टू एक्सरसाइज मैन पेंटिंग बिकॉज O2 loss during exercise, sufficient oxygen not supplied to by RBC at the time of exercise, so man panting and during exercise pyruvic acid convert into the lactic acid। और जो फैटिग है यानी कि वो लैक्टिक एसिड फॉर्म्ड इन द मसल्स। अगर मसल्स में लैक्टिक एसिड बन जाते हैं तो थकान रहती है और लंबे समय तक पेन बना रहता है। और जो सिवरिंग होती है, यहाँ पे ऑप्शन दे रखा ना, सिवरिंग। जो सिवरिंग होती है क्या होता है? लेस ऑक्सीजन सप्लाई अगर मसल्स को होती है तो मसल कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। तो जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो कभी कभी क्या होता है, ठंड के दिनों हम देखते हैं कि ठंड का मतलब कपकपी सी होती है, वो भी क्या होता है कि मसल अपने टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए भी ऐसा करते हैं। और मस्कुलर एट्रोफी क्या होता है? जब ऑक्सीजन की सप्लाई मसल्स को रुक जाती है तो जो मसल्स होती हैं वो मरने लगती हैं, तो उसे बोलते हैं मस्कुलर एट्रोफी। ठीक है ना। तो पैंटिंग इज ड्यू टू यानी जो थकान सी लगती है और हल्की सी कहते हैं ना कि अजीब सा अंदर से महसूस होता है, उसका रीजन क्या है? ऑक्सीजन की कमी। हीमोसाइनिन इज ए रेस्पिरेटरी पिगमेंट विच कंटेन। हीमोसाइनिन कह रहे हैं कि श्वसन वर्धक है जिसमें होता है, क्या होता है? आयरन या कॉपर या फिर मैग्नीशियम या फिर मैग्नीज। तो इसका जो राइट आंसर है, हीमोसाइनिन में कॉपर होता है और हीमोग्लोबिन में आयरन होता है। मैग्नीशियम में क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। तो राइट आंसर क्या होगा? बी। और ये जो हीमोसाइनिन है, कह सकते हैं कि ये जो ऑर्थोपोडा के मेंबर्स होते हैं, मोलस्का के मेंबर्स होते हैं, इनमें देखने को मिलता है, खासकर मोलस्का मेंबर्स। देखते हैं, व्हाट इज द नेट गेन ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल व्हेन वन molecule of glucose is broken down into 2 molecules of pyruvic acid during glycolysis within a cell।
कह रहे हैं कि व्हाट इज़ द नेट गेन ऑफ एटीपी, जो एटीपी का नेट गेन होता है वो क्या होता है, व्हेन वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इज ब्रोकन, जब ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होता है इनटू टू मॉलिक्यूल ऑफ पार्विक एसिड ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस। देखिए, तो ये पूछ रहे हैं कि जब ग्लूकोज का मॉलिक्यूल पार्विक एसिड में ब्रेक डाउन होता है तो नेट गेन कितना होता है एटीपी का, 2 होता है, 4 होता है, 38 होता है या 40 होता है। तो आपको पता है कि 2 एटीपी का यूज होता है रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए, ग्लाइकोलिसिस को। और डायरेक्ट जो एटीपी प्रोड्यूस होते हैं वो कितने होते हैं, 2 एटीपी डायरेक्ट प्रोड्यूस होते हैं। सॉरी, इस पे आते हैं क्वेश्चन पे। तो इसका जो राइट आंसर होगा उसके लिए क्या करेंगे हम, 2 एटीपी का हमें डायरेक्ट गेन होता है, 2 एटीपी डायरेक्ट प्रोड्यूस होते हैं किसमें, ग्लाइकोलिसिस में। बनते 4 हैं लेकिन जो 2 है वो शुरुआत में यूज हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो नेट गेन होता है डायरेक्ट एटीपी का वो कितना रहता है, मात्र 2 रहता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, एम्बडेन मेयर हब पाथवे, इसे ईएमपी पाथवे भी बोलते हैं, यानी कि ग्लाइकोलिसिस को ही ईएमपी पाथवे बोलते हैं। ये जो एम्बडेन मेयर हब पाथवे है ये रिप्रेजेंट करता है क्या, स्टेपवाइज डिग्रेडेशन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरुविक एसिड, फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट, कन्वर्जन ऑफ एस्टल्डिहाइड टू एथिल एल्कोहल, या बीटा ऑक्सीडेशन। तो स्टेप वाइज डिग्रेडेशन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरुविक एसिड यानी कि ग्लाइकोलिसिस को क्या कहते हैं हम, ईएमपी पाथवे भी कहते हैं, साइंटिस्ट के नेम पे है ये। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, द प्रोसेस बाय विच एटीपी मॉलिक्यूल आर फॉर्म्ड फ्रॉम एडीपी इज कॉल्ड। एडीपी जो हमारी बॉडी में मोस्टली क्या होते हैं कि जो चार्ज फॉर्म होता है वो होता है एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। जैसे ही एटीपी से एक फॉस्फेट रिलीज होता है तो रिएक्शंस लगभग संपन्न हो जाते हैं और वो एटीपी फिर चार्ज होने के लिए वेट करता है, यानी कि एडीपी बनता है और एडीपी तुरंत चार्ज होने के लिए आगे बढ़ जाता है। बहुत रेयर केस में होता है कि एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के 2 फॉस्फोरस ग्रुप रिलीज किए जाते हैं, नहीं तो मोस्टली क्या होता है कि एडीपी के फॉर्म में ही, यानी कि जो एडीपी मॉलिक्यूल चार्ज होने के लिए आगे बढ़ जाता है। तो कह रहे हैं कि जब एटीपी एडीपी से बनता है, कब बनता है, तो इसके बोलते हैं हम फॉस्फोराइलेशन बोलते हैं। जब एडेनोसिन डाइफॉस्फेट से एक फॉस्फोरस ऐड किया जाएगा तो उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम, फॉस्फोराइलेशन। राइट आंसर क्या होगा, सी, फॉस्फोराइलेशन। और यहाँ पे कुछ वर्ड है, बोल रहे हैं हाइड्रोजनेशन में क्या होता है, हाइड्रोजन आयन बनता है। और फर्मेंटेशन में क्या होता है, ये एनएरोबिक कंडीशन में होता है। याद रखिएगा, चाहे एरोबिक रेस्पिरेशन हो चाहे एनएरोबिक हो, ग्लाइकोलिसिस दोनों में फिक्स होता है। अगला क्वेश्चन है, हमबर्गर्स फिनोमिना इज आल्सो कॉल्ड बाइकार्बोनेट शिफ्ट, क्लोराइड शिफ्ट, हाइड्रोजन शिफ्ट, सोडियम पंप। जो हैमबर्गर फिनोमिना है इसे क्लोराइड शिफ्ट भी कहते हैं। यह क्लोराइड आयन और SCO कैपिटल रहेगा, SCO3 आयन के लिए पारगम्य होता है, ठीक है ना। यानी कि जब ब्लड सेल में क्लोराइड आयन की एंट्री होती है बैलेंस करने के लिए आयंस को, तो उसे क्या बोलते हैं, हमबर्गर फिनोमिना कहते हैं। यानी कि क्लोराइड शिफ्ट को क्या बोलते हैं, हमबर्गर फिनोमिना कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्यूमरेज एंजाइम कन्वर्ट, जो फ्यूमरेज एंजाइम है वो क्या करता है, सक्सीनिक एसिड को फ्यूमरिक एसिड में कन्वर्ट करता है, ऑप्शन बी फ्यूमरिक एसिड इनटू मैलिक एसिड में कन्वर्ट करता है, और फ्यूमरिक एसिड को मैलिक एसिड में, रिपीट कर गया है, और फ्यूमरिक एसिड को सिट्रिक एसिड में कन्वर्ट करता है। नहीं सही है, स्पेलिंग का देखिए डिफरेंस दे रखा है इसमें थोड़ा सा। तो जो फ्यूमरेज एंजाइम है ये क्या करता है, फ्यूमरिक एसिड को ये फ्यूमरिक एसिड को क्या करता है, मैलिक एसिड में कन्वर्ट करने का कार्य करता है। कौन, फ्यूमरेज एंजाइम। ये क्रेब्स साइकिल का एंजाइम है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, ड्यूरिंग बॉडी एक्टिविटी और एक्सरसाइज द बर्निंग ऑफ ग्लूकोज और द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी इंक्रीजेज एक्सेसिवली ड्यू टू द फॉलोइंग। कह रहे हैं कि जब एक्सरसाइज किया जाता है तो क्या होता है कि बर्निंग ऑफ ग्लूकोज बर्न होता है, या फिर कह सकते हैं कि एनर्जी जो रिलीज होती है वो कैसे होती है, देखते हैं। बोल रहे हैं फैटिक की वजह से, यहाँ
जी रहना चाहिए था, यहाँ पे गलती से लिखा गया है। फैटिग यानी कि थकान, और यहाँ पे सिवरिंग है, या फिर ऑक्सीजन की कमी से, या फिर मस्कुलर एट्रोफी से। तो जो एनर्जी रिलीज होती है ना, उस समय क्या होता है, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है। यहाँ ऑक्सीजन डिप्ट नहीं लिखना चाहिए था इनको, थोड़ा सा मिस्टेक है क्वेश्चन में, इसमें ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस मेक डायरेक्ट यूज ऑफ ऑक्सीजन? वो कौन सा प्रोसेस है जो डायरेक्ट ऑक्सीजन बनाता है? डायरेक्ट यूज ऑफ, जो डायरेक्ट ऑक्सीजन का यूज करता है, ग्लाइकोलिसिस, फर्मेंटेशन, क्रेब्स साइकिल, या फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो याद रखिएगा, ऑक्सीजन का जो डायरेक्ट यूज होता है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में होता है। जो हाइड्रोजन का फाइनल एक्सेप्टर होता है वो कौन होता है? इलेक्ट्रॉन्स का, और हाइड्रोजन का ऑक्सीजन होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। और ऑक्सीजन आर डायरेक्टली यूज इन प्रोसेस क्रेब्स साइकिल बिकॉज सिट्रिक एसिड आर फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्जेलोएसिटिक एसिड विद द एसिटिल कोएंजाइम। ये पॉइंट को ऐसे नहीं बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं यहाँ पे देखा जाए तो, है ना। इसका राइट जो एक्सप्लेनेशन होगा वो क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्रेब्स साइकिल्स डायरेक्ट यूज, इसका राइट आंसर फ्रेंड्स होगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ही होगा। यहाँ पे गलत आंसर दे रखा है। अगर इसको देखेंगे भी, सिट्रिक एसिड आर फाउंड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्जेलोएसिटिक एसिड एंड एसिटिल। अरे भाई ऑक्जेलो 4 कार्बन का होता है, एसिटिल कोएंजाइम 2 कार्बन का होता है, 6 कार्बन, तो ऐसे ही हो गया। तो राइट आंसर इसका डी होगा। यहाँ पे करेक्ट आंसर नहीं दिया हुआ है, इसका क्या होगा? डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस इज, ग्लाइकोलिसिस का एंड प्रोडक्ट क्या होता है? एस्टिक एसिड, पायरुविक एसिड, फ्यूमरिक एसिड, या लैक्टिक एसिड। तो एंड प्रोडक्ट ऑफ जो ग्लाइकोलिसिस होता है क्या होता है? पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल बनते हैं एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से। ग्लूकोज 1 मॉलिक्यूल कन्वर्ट इनटू पायरुविक एसिड 2 मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना, 2 अणु में कन्वर्ट होता है। अगला क्वेश्चन है, मेटाबॉलिक वाटर इज ए बाई प्रोडक्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ, जो मेटाबॉलिक प्रोडक्ट होता है वो किसका बाई प्रोडक्ट है? डाइजेशन का है, एक्सक्रीशन का है, मस्कुलर एक्टिविटी का है, टिश्यू रेस्पिरेशन का है। तो याद रखिएगा, जब ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है तो ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनते हैं, और प्लस 673 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज होती है। तो जो मेटाबॉलिक यानी कि उपापचयी जो जल होता है वो किससे निकलता है? इसे आप बोलेंगे क्या? टिश्यू रेस्पिरेशन, ऊतक श्वसन के थ्रू ये रिलीज होता है। कौन सा? उपापचयी जल, मेटाबॉलिक वाटर। अगला क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ द CO2 इन ब्लड इज कैरीड एज, जो मोस्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होता है ब्लड में वो किस फॉर्म में कैरी किया जाता है? बढ़िया क्वेश्चन है। बाइकार्बोनेट के फॉर्म में, सोडियम बाइकार्बोनेट के फॉर्म में, कार्बोनिक एसिड के फॉर्म में, या कार्बेमिनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में। तो याद रखिएगा, जो मोस्ट ऑफ CO2 होता है वो बाइकार्बोनेट के फॉर्म में कैरी किया जाता है, ठीक है ना, 70% के आसपास। और कार्बोनिक एसिड के जो फॉर्म में तो बहुत कम ही, यहाँ पे जो मेन है कह सकते कार्बेमिनो हीमोग्लोबिन, ये बचा हुआ अमाउंट जो होता है वो कार्बेमिनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ, ब्लड जैसे ही टिश्यूज में CO2 बनता है, पॉइंट बता दूं, तो वाटर से उनका रिएक्शन करा के कार्बोनिक एसिड बनाया जाता है। ये बात याद रहे कि गैस को तुरंत कंपाउंड में कन्वर्ट कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग बॉडी एक्टिविटी और एक्सरसाइज द बर्निंग ऑफ ग्लूकोज और द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी इंक्रीजेज एक्सेसिवली ड्यू टू विच, ठीक है ना। तो वही क्वेश्चन रिपीट कर रहा है पिछला वाला, कि जब एक्सरसाइज करते हैं तो शरीर का टेम्परेचर बढ़ता है, बर्निंग ऑफ ग्लूकोज, हाँ कह रहे हैं कि ग्लूकोज की बर्निंग होती है और एनर्जी, एक्सपेंडिंग ऑफ एनर्जी इंक्रीजेज ड्यू टू विच वन गोज आउट टू ऑफ ब्रेथ, दिस इज नोन एज बर्निंग ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज की बर्निंग होती है, साथ साथ एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी इंक्रीज होती है, ड्यू टू विच वन गोज आउट ऑफ ब्रेथ। और कह रहे हैं कि प्रॉब्लम क्या क्रिएट हो जाती है सांस की कमी की वजह से, या कह सकते हैं जितना सफिशिएंट सांस लेना चाहिए नहीं मिल पा रहा है, तो वही है ऑक्सीजन डेप्थ, ऑक्सीजन की कमी की वजह से क्या होता है, प्रॉब्लम क्रिएट होती है।
ड्यूरिंग एक्सरसाइज द बर्निंग ऑफ ग्लूकोज और कंजम्पशन ऑफ एनर्जी एक्सीडेड ड्यू टू वन गोज आउट ब्रेथ, दिस इज नोन एज ऑक्सीजन डेप्थ। ब्रीदिंग इज कंट्रोल्ड बाय, जो श्वसन है वो कंट्रोल कौन करता है? लंग्स करता है, ट्रैकिया करता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा करता है या फिर रिब्स करता है। तो याद रखिएगा, जो हिंड ब्रेन होता है, जो पश्च मस्तिष्क होता है, उसके 3 पार्ट होते हैं, पॉन्स, मेडुला और होता है सेरिबेलम। तो जो मेडुला ऑब्लोंगेटा है ये रेस्पिरेशन हो गया, डाइजेशन हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, इन सबको कंट्रोल करने का काम कौन करता है? मेडुला ऑब्लोंगेटा, पश्च मस्तिष्क का पार्ट। और मेडुला ऑब्लोंगेटा से ही जो ब्रेन का पिछला हिस्सा होता है वो स्पाइनल कार्ड के फॉर्म में हेड से बाहर निकलता है। ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन एटीपी इज कंज्यूम्ड, कौन से रिएक्शन में एटीपी कंज्यूम होता है? ए, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाने में, बी, सिट्रिक एसिड से एसिटिक एसिड बनाने में, सी, पायरुविक एसिड से एसिटिल कोएंजाइम ए बनाने में, या फिर डी, आइसोसिट्रिक एसिड से सिस एकोनेटिक एसिड बनाने में। इसका जो राइट आंसर होगा, ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन एटीपी इज कंज्यूम्ड, तो ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 बनाने में, यानी कि आप कह सकते हैं कि जो ग्लाइकोलिसिस का पहला स्टेप होता है ग्लूकोज, फिर उसे चार्ज करना होता है तो बनता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। फिर आगे चल के वो ग्लूकोज फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है और फिर से एक एटीपी का यूज होता है। तो चार्जिंग लगती है, यानी कि फर्स्ट और थर्ड स्टेप में, तो फोर्थ स्टेप के आसपास क्या बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस के, तो एटीपी का यूज कहाँ पे होता है? ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 बनने में। राइट आंसर क्या होगा? ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एटीपी क्या है? एन एंजाइम विच ब्रिंग अबाउट ऑक्सीडेशन, एक एंजाइम है जो ऑक्सीकरण को कंप्लीट करता है। बी, एक हार्मोन है। थोड़ा सा क्वेश्चन आगे पीछे। क्या है? एक हार्मोन है, या फिर एक मॉलिक्यूल है जिसमें हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड होते हैं, या फिर एक प्रोटीन है। तो राइट आंसर क्या होगा कि एटीपी एक मॉलिक्यूल है जिसमें हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड है। 3 फॉस्फेट बॉन्ड हैं, ट्राई फॉस्फेट, 3 फॉस्फेट एडेनोसिन से जुड़े हुए। और जब एटीपी हाइड्रोलाइज होता है एडीपी में तो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट निकलता है। साइटोक्रोम ऑक्सीडेजेस आर फाउंड इन, जो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज होते हैं ये कहाँ पाए जाते हैं? ऑन क्रिस्टी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, या ऑन आउटर वॉल ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी, इन द मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, या फिर इन द लाइसोसोम्स। इसका जो राइट आंसर होगा, ये पाए जाते हैं क्रिस्टी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में साइटोक्रोम्स पाए जाते हैं जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलाने में हेल्प करते हैं। और जो क्रिस्टी होती है ये माइटोकॉन्ड्रिया की फोल्डिंग होती है अंदर की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, इन मैमल्स आर्टिनोइड कार्टिलेज आर फाउंड एसोसिएटेड विद, मैमल्स में जो आर्टिनोइड कार्टिलेज होता है ये कहाँ पाया जाता है, किससे संबंधित है? ऑप्शन ए ट्रैकिया से, ऑप्शन बी लैरिंग्स से, ऑप्शन सी इंटरनल ईयर से, ऑप्शन डी नाजल रीजन से। इसका राइट आंसर क्या होगा? लैरिंग्स। जो एरेटिनोइड कार्टिलेज होते हैं और क्रिकोइड कार्टिलेज होते हैं ये सब थायराइड, और अगला थायराइड कार्टिलेज, ये सब के सब किससे जुड़े होते हैं? लैरिंग्स से होते हैं और वॉइस प्रोड्यूसिंग ऑर्गन बनाते हैं। कौन कौन लोग होते हैं? आर्टिनोइड कार्टिलेज, क्रिकोइड कार्टिलेज, थायराइड कार्टिलेज और कार्टिलेज ऑफ सेंटोर्नी, ये सब क्या बनाते हैं? वॉइस प्रोड्यूसिंग ऑर्गन बनाते हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। इन एनिमल सेल एनर्जी रिच सब्सटेंस इज प्रोड्यूस्ड इन, एनिमल सेल में जो एनर्जी रिच सब्सटेंस होता है वो कहाँ पे प्रोड्यूस होता है? न्यूक्लियस में, राइबोसोम में, माइटोकॉन्ड्रिया में या सेल मेम्ब्रेन में? तो इन एनिमल सेल एनर्जी रिच सब्सट्रेट जो सब्सटेंस होता है वो कहाँ पे प्रोड्यूस होना चाहिए? माइटोकॉन्ड्रिया में, क्योंकि आपने अभी भी कहा कि जो क्रेब्स साइकिल चलता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में चलता है और एटीपी का प्रोडक्शन भी कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में चलता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी कहाँ चलता है फ्रेंड्स? माइटोकॉन्ड्रिया में चलता है। तो सिंपल सी बात है कि एटीपी यानी कि एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो कि एनर्जी रिच सब्सटेंस है वो कहाँ पाया जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाएगा। अगला क्वेश्चन, द नॉर्मल वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड एंड एक्सपायर्ड इनवॉलंटरीली इन ईच ब्रेथ इज कॉल्ड, जो नॉर्मल वॉल्यूम ऑफ एयर का होता है ना, वो जो इंस्पायर्ड हम इनहेल करते हैं यानी कि एयर अंतर श्वसन और वही श्वसन जो करते हैं बाहर एयर निकालते हैं, तो ब्रेथ इज कॉल्ड, उसे हम क्या कहते हैं? टाइडल वॉल्यूम कहते हैं,
रेसिडुअल वॉल्यूम कहते हैं, वाइटल कैपेसिटी कहते हैं, टोटल लंग कैपेसिटी कहते हैं। तो जो हम नॉर्मली सांस को निकाल रहे होते हैं, सांस को ले रहे होते हैं, वो जो जितनी एयर का आयतन निकल रहा होता है या जो हम ले रहे हैं तो उसे टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। और टाइडल वॉल्यूम का जो अमाउंट होता है ये 500 ml होता है। और अगर बात करें टोटल लंग कैपेसिटी की, तो ये जो होता है वाइटल कैपेसिटी, यानी कि हम क्या कर सकते हैं कि कितना ज़्यादा फोर्स के साथ सांस ले सकते हैं और सांस निकाल सकते हैं, उसे क्या बोलते हैं वाइटल कैपेसिटी, प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम, यानी कि जब हम सांस को फोर्सफुली एयर को बाहर निकालते हैं तो जो अमाउंट ऑफ एयर लंग्स में रह जाती है उसे क्या कहते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम, यानी कि अवशिष्ट आयतन। तो जो TLC होता है ये वाइटल कैपेसिटी प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम के बराबर होता है। तो जो वाइटल कैपेसिटी होती है हमने कहा इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, है ना, ये सब टाइडल वॉल्यूम सबको मिला के बोलते हैं VC वाइटल कैपेसिटी। तो सबको जब जोड़ेंगे तो 4600 प्लस रेसिडुअल जो वॉल्यूम होता है ये 1200 के आसपास होता है, 1100 से 1200 के आसपास। तो टोटल हो जाएगा लंग कैपेसिटी, ये क्या हो जाएगा 5800 ml, जो कि 6 लीटर के बराबर लगभग है। तो हमारे पूरे लंग्स की जो पावर है, टोटल लंग कैपेसिटी है, सारे वॉल्यूम को आयतन को जोड़ के जो आता है लगभग 6 लीटर एयर का आता है। क्वेश्चन नंबर 22, पायरुविक एसिड बिफोर कंबाइनिंग विथ ऑक्जेलोएस्टिक एसिड ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिल बिकम्स। पायरुविक एसिड बिफोर कंबाइनिंग विथ ऑक्जेलोएस्टिक एसिड, जो पायरुविक एसिड होता है ऑक्जेलोएस्टिक एसिड से जुड़ने से पहले, है ना, किस में कन्वर्ट होता है। तो आपको बता दें कि जो पायरुविक एसिड है ग्लाइकोलिसिस का एंड प्रोडक्ट है और ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल से पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल बनते हैं। और इसके बाद जब उसकी एंट्री होनी होती है क्रेब्स साइकिल में तो पायरुविक एसिड का कन्वर्जन होता है एसिटिल को एंजाइम A में और एक CO2 निकलता है। तो पायरुविक एसिड जो होता है 3 कार्बन का कंपाउंड होता है CH3COCH3, और एक CO2 निकलने से 2 कार्बन का क्या बनता है एसिटिल ग्रुप बनता है, जो कि जुड़ा रहता है को एंजाइम A से। तो ऑप्शन क्या होगा सही, ऑप्शन डी। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी होगा। तो इसमें ऑप्शन जो दिए गए थे, क्या दिए गए थे कि पायरुविक एसिड कन्वर्ट होता है किस फॉर्म में, लैक्टिक एसिड में, एस्टोएस्टिक एसिड में, सिस एकोनेटिक एसिड में या एसिटिल को एंजाइम A में। तो राइट आंसर क्या होगा, डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निडेरियन एपिथेलियम इज फाउंड इन। जो निडेरियल एपिथेलियम है वो कहाँ पाया जाता है, ट्रैकिया में, नाजल पैसेज में, बोमन कैप्सूल में या लूप ऑफ हेनले, हेनले लूप में पाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये कहाँ पाया जाएगा, नाजल पासेज में पाया जाता है क्या, निडेरियन एपिथेलियम पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टोटल लंग कैपेसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाई। जो टोटल TLC होता है वो किससे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अभी भी हमने देखा था कि पहले ऑप्शन को देख लेते हैं, टाइडल वॉल्यूम प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम, नहीं, वाइटल कैपेसिटी प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम, राइट आंसर यही है। ऑप्शन सी दिया था टाइडल वॉल्यूम प्लस वाइटल कैपेसिटी, ऑप्शन डी इंस्पिरेटरी एंड एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम्स। तो राइट आंसर क्या होगा, बी होगा, वाइटल कैपेसिटी एंड रेसिडुअल वॉल्यूम। तो इसको जोड़ करके कितना हुआ था, 5800, लगभग 6 लीटर के आसपास आया था। क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं, इन ए न्यू बॉर्न बेबी ब्रीदिंग इज होली कैरीड आउट बाय। जो न्यू बॉर्न बेबी होती है उसमें जो ब्रीदिंग होती है वो कौन कैरी करता है, यानी ब्रीदिंग किसकी सहायता से होता है। न्यू बॉर्न बेबी ब्रीदिंग इज होली कैरीड आउट बाय, जो सांस लेता है वो किसकी सहायता से लेता है। ऑप्शन ए कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंटरकॉस्टल मसल, ऑप्शन बी कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्राम एंड इंटरकॉस्टल मसल्स, ऑप्शन सी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्राम, ऑप्शन डी कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ इंटरकॉस्टल मसल्स।